तो सब कुछ ठीक लगता है, जब भी बाजार गिरता है, तो दूसरी तरफ भी थोड़ा-सा एक डर का माहौल हो जाता है और थोड़े व्यू भी एक्सेस आने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक अभी जो हम बाजार देख रहे हैं, वो दूसरी तरफ थोड़ा-सा एक्सेस की तरफ जा रहा है। जैसे आपने कहा कि ये 6 महीने से चल रहा था, ये इन्फ्लेशन की वरी, चाइना की वरी, इंटरेस्ट रेट की वरी और फिर 2 ढाई महीने से यूक्रेन और रशिया की वरी, ये 3 से 6 महीने से चल रहा था। आई थिंक मार्केट उसको थोड़ा-सा लाइटली ले रहा था और एक को टिपिंग पॉइंट आता है जहाँ पे है ना फिर वो संभलता नहीं। तो आई थिंक जो लास्ट 10-12 दिन में हमने बाजार में देखा पर्टिकुलरली ग्लोबल मार्केट में और यूएस मार्केट में, आई थिंक वो एक टिपिंग सॉर्ट ऑफ पॉइंट था जहाँ पे जो लोग थोड़े से हिल गए थे, उन्होंने है ना थोड़ा बेचना शुरू किया। ऑब्वियसली फंडामेंटल्स भी डिटोरिएट हुए हैं, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की फियर बहुत ही लॉजिकल और जायज है। बट मुझे लगता है लास्ट के जो 1-2 दिन में हम जो देख रहे हैं ना, अभी वो जो एक डर है उसका आप बोल सकते हो कि थोड़ा क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच रहा है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कल से ही बाजार बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट आई थिंक 80-90% अभी जो कंसर्न है, वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। और जैसे-जैसे हम आगे जाएँगे, थोड़ा-सा बाजार संभलेगा, आई थिंक थोड़ी-सी सैनिटी आएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फिर से ये फ़ायदा उठाएँगे जो भाव गिरे हुए हैं उनका। और एट लीस्ट वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि बाजार संभल जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली कि 80 से 90% नेगेटिवनेस अब स्क्रीन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है और ये शायद अब थोड़ा सा दर्शा रहा है कि एकदम ज़्यादा पैनिक बाजार में आ गया। निकुंज को भी अपने कॉन्वर्सेशन में शामिल करते हैं। गुड इवनिंग निकुंज। निकुंज, जैसा अभी हम बात कर रहे थे सुनील से भी कि शायद बाजार कुछ चीज़ों को लाइटली ले रहा था और उस समय जब बाजार न्यू हाई पे था 18,400 के ऊपर, तब हम नेगेटिव्स को लाइटली ले रहे थे। अब इससे में आ गया कि नेगेटिव के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहता बाजार। और हमें आप ये बताइए, जो हमने ये व्यू लिया है और नैरेटिव लिया है कि ये समय टिप का नहीं, एक्चुअली ये सिप अपने जारी रखने का समय, अपनी पोजीशन जारी रखने का, पैनिक करके सेल करके कुछ मिलने वाला नहीं है इन्वेस्टर्स को एक्चुअली। देखिए, आप टीवी फ्रेम में देखिए, अश्विनी जी और सुनील जी बीच में, हम साइड लाइन पर हैं, तो हम साइड लाइन पर ही टिप्पणी करते हैं हमेशा कि इस बाजार में क्या करना चाहिए जब दो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं। मगर अजय, हम वो पिक्चरों में देखते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, वो इक्विटी का वही एक चक्र होता है। देखिए, 2020 की मंदी में जिन्होंने शेयर में निवेश कम करा था वो बड़े दुखी थे। 2022 की गिरावट में जिन्होंने जिन्होंने नहीं बेचा है वो ज़्यादा दुखी हो रहे हैं इस समय। तो बाज़ार का चक्र आता है अजय, और बाज़ार का चक्र आता है क्योंकि अचानक इतने ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, वो मार्केट उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था और उसको समय लग रहा है इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। अचानक अजय देखिए कितनी सारी चीज़ें आ गई, युद्ध, एनर्जी शॉक, क्रूड, मार्जिन, इन्फ्लेशन। तो जब नैरेटिव चेंज होता है तो मार्केट के अंदर रिस्क रीप्राइस होता है। उसको लेकर के मुझे लग रहा है कि इस समय जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, जिस प्रकार की ओपिनियन चल रही हैं, हम एक वन साइडेड मूव आजकल देखते हैं जो काफ़ी जल्दी देखते हैं। 3 साल के अंदर हमने एक्सट्रीम मंदी, एक्सट्रीम तेजी और अब माइल्ड पेसिमिज्म देखा है। देखिए, 3 साल में एक ज़माना होता था बुल मार्केट 5 साल चलता था, बेयर मार्केट 5 साल चलता था और कुछ समय तक शेयर बाजार कुछ नहीं करता था। पिछले 2.5-3 साल भी क्यों, 2.25 साल के अंदर भारी गिरावट, भयंकर उछाल और अचानक मंदी। को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। अश्विनी, आपने भी कई दशकों से इंडियन मार्केट्स के उतार चढ़ाव को देखा है। जिस हिसाब से इस समय स्क्रीन बता रहा है, अर्निंग्स पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, फंडामेंटल्स पे की बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, हर भाव से गिर रहे हैं। इनफैक्ट एचएनआई फेवरेट स्टॉक्स तो 20% सर्किट पे वो लिस्ट लंबी होती जा रही है। क्या आपको एक सेंस आ रहा है कि हम पीक ऑफ पेसिमिज्म, बुरी न्यूज के एकदम उच्चतम स्तर की तरफ क्या हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस तरफ अब? अश्विनी, देखिए सर, यदि आप पिछले 30 साल की हिस्ट्री देखें तो हमने 3 या 4 ऐसी साइकिल्स देखी हैं। एक थी 1992-93 का बॉटम, अर्ली 93 का बॉटम आप समझ लें। दूसरा आप देखें तो एक 98-99 में बॉटम बना, उसके बाद 2001 में बॉटम बना, उसके बाद 2008 में बॉटम बना, 2013 में बॉटम बना और फिर 2020 में बॉटम बना। इन सारे बॉटम्स की यदि आप एक कॉमन थीम निकालें तो क्या होता है कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो जाते हैं। उस समय
अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं मिड टीन्स पी पे मिलती हैं, मार्केट लीडर्स की बात करें तो। और जो छोटी कंपनियां होती हैं वो तो मतलब 10 के काफी नीचे पी पे मिला करती हैं। मेरे को खाली एक ही डाउट है इस सेल ऑफ में कि इस बार वैल्यूएशन अभी तक घटे नहीं है। आप एग्रीगेट मार्केट के वैल्यूएशन देख लें, आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स के वैल्यूएशन देख लें, तो वैल्यूएशन अभी भी जो है मैं कहूंगा कि पिछले 30 साल के एवरेज से कुछ ऊपर ही है, नीचे नहीं है। एंड ये खाली मेरे दिमाग में डाउट आता है कि बॉटम बना है या नहीं बना है। बिहेवियरली जो आप कह रहे हैं वो सही है कि पैनिक है बाजार में एंड पीपल आर स्केयर्ड। सो टिपिकली ऐसे में लगता है कि भाई बॉटम बनना चाहिए। पर दूसरा एक आप चीज देखें कि रिटेल म्यूचुअल फंड इनफ्लोज आर स्टिल क्वाइट स्ट्रांग, वहां पे भी अभी तक डर बैठा नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि क्या ये बॉटम बन गया या क्या ये बॉटम बन रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उसमें दो चीजें हैं जो मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि अभी तक बॉटम नहीं बना है। म्यूचुअल फंड इनफ्लो स्ट्रांग है और वैल्यूएशन अभी भी पिछले 30 साल के एवरेज से औसतन से थोड़ा सा ज्यादा है। सुनील, आपने 4-5 साल पहले काफी बोल्ड कॉल ली थी, आपको याद होगा कि जब निफ्टी या सेंसेक्स बहुत चुनिंदा 5-7 स्टॉक्स के बल पे चल रहा था, ब्रॉडर मार्केट्स एकदम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, स्मॉल कैप मिड कैप पे बात करना की दूर तो छोड़िए, लोग सिर्फ वो 7-8 स्टॉक्स के पीछे ही हाइड करना चाह रहे थे इंडेक्स की, और पैसिव इन्वेस्टर्स की बात भी बहुत चरम पे थी। तब आपने कॉल ली थी कि नहीं, उस समय नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप्स इज द वे। फिर हमने 3 साल की एक जबरदस्त रैली देखी मिड कैप स्मॉल कैप में। क्या आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स में इस समय जो 70% 60% करेक्ट हो गए, वहां पे वैल्यू इमर्ज होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आप तो पूरा अपना बिजनेस ही मिड कैप्स में, मतलब आप 24 घंटे वो एरिया स्कैन करते रहते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, अर्निंग्स को, अब वहां वैल्यू इमर्ज हो रही है क्या? पहली बात तो हम सब मार्केट कैप में इन्वेस्ट करते हैं, हम जाने जाते हैं मिड और स्मॉल कैप के लिए, बट हम लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं। देखो, अश्विनी ने एक चीज कही कि वी आर एट लॉन्ग टर्म एवरेज एज फार एज पी मल्टीपल इज कंसर्न, स्लाइटली मोर में भी। अपना क्या है ना, इंडेक्स का सर कॉम्पोजिशन चेंज हो गया है, इसके लिए आपको पी इंडेक्स के भी अभी भी 16.5 दिख रही है, क्योंकि इंडेक्स में भी कितने सारे शेयर ऐसे हैं जो 60-70 पी पे चल रहे हैं। तो एक तो मैं वो कहना चाहूंगा। दूसरा, आपकी जो बात है अजय जी, ये जो बाजार में जो फॉल आया है पर्टिकुलरली लास्ट 10-15 दिन में, उसमें निफ्टी तो मे बी 10% गिरा है, बट काफी शेयर 20-30-40% भी गिर गए हैं। और ये नॉर्मली होता है, क्योंकि है ना, काफी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो टिप बेसिस पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा लिवरेज करके इन्वेस्ट कर लेते हैं। और जब भी बाजार में कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है, तो एक तो ये जो ब्रॉडर मार्केट में है उसमें कोई बायर नहीं रहता है, तो बहुत ही कम वॉल्यूम पे ये सब शेयर गिर जाते हैं, और उसमें एक कहते हैं ना, एक थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी आती है। अभी वो आने शुरू हो गई है। शेयर्स अभी भी 2020 जितने सस्ते नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है 2020 जैसे सस्ते होंगे भी, क्योंकि लास्ट 2 साल में जहां बाजार ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन कंपनियों ने भी अपनी बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे से सुधारी। कल ही स्टील अथॉरिटी ने एक अनाउंस किया कि उन्होंने 1 साल में 20,000 करोड़ से डेट कम कर दिया। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग स्टील अथॉरिटी। ऐसे काफी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने लास्ट 2 साल में अच्छा मुनाफा कमाया है और अपनी बैलेंस शीट को बहुत ही अच्छे से रिस्ट्रक्चर किया है, और बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट है। दूसरी ये भी बात है कि अगर आप करंट क्वार्टर की भी अर्निंग देखें, तो हाँ, काफी कंपनियों में, काफी सेक्टर्स में थोड़ा मार्जिन का हेडविंड है, बट ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखिए तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं और काफी डिसेंट आए हैं। और हम जब भी कंपनियों से बात करते हैं तो कंपनियों का अभी भी यही मानना है कि डिमांड साइड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मार्जिन में जरूर थोड़ा सा एक इशू होगा, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल को लेके या एनर्जी कॉस्ट को लेके और शिपिंग कॉस्ट को लेके। तीसरी ये चीज हम भूल गए हैं कि हम है ना अभी बहुत ज्यादा हर नेगेटिव में हम खोद के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 2 दिन में 10 साल जो 10 ईयर यील्ड है यूएस में, वो 3.15 से घट के 2.82 हो गई है। इंडिया में 10 ईयर यील्ड 7.45 से घट के 7.15 हो गई है। मेटल्स के और काफी कमोडिटी के भाव 15% मिट गए। क्रूड
ऑलरेडी 100-105 के बीच में है और मेरा व्यू जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे तो लगता है ये क्रूड कभी भी $70 हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 महीने में। आई थिंक ऑल इट नीड्स इज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिगर कि वहां पे कुछ वॉर में थोड़ा सा सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ और यहाँ क्रूड 100% सरक जाएगा। तो आई थिंक ये जो हमने जो ये इन्फ्लेशन का जो नंबर आया यूएस में कल और उसके वजह से कल जो वापिस से यूएस में जो बाजार में करेक्शन आई, आई थिंक ये मे बी पीक है इन्फ्लेशन का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बेस इफेक्ट, अक्टूबर नवंबर से बेस इफेक्ट ऊपर आना शुरू हो जाएगा और 10-15% कमोडिटी के भाव घट चुके हैं और 5-10% अगर घट गए भाव तो इन्फ्लेशन जो अभी इतना बड़ा जो एक डर पैदा कर रहा है, मे बी वो इतना बड़ा डर पैदा नहीं करेगा। और लास्ट चीज है ना, हरदम इक्विटी इन्वेस्टर को फ्यूचर पॉजिटिव दिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर इज बेटर देन टुडे एंड पास्ट तो ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। 25 साल 30 साल में इतनी बार ऐसे इंस्टेंस आए हैं, जो इन्वेस्टर पॉजिटिवली आगे की सोचता है पैसा उसी का बनता है और ऐसे मौके आते हैं और छूट भी जाते हैं और फिर हम है ना खोजते रह जाते हैं कि अरे हमने तो मिस कर दिया। जैसे 2020 में काफी लोगों ने मिस कर दिया था। अभी रही बाजार की बात, हम सब ये तो रोज ही डिस्कस करते हैं कि ये और नेगेटिव होगा, ये और नेगेटिव होगा। कोई ये नहीं डिस्कस करता है कि पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो पॉजिटिव में क्या हो सकता है? ऑयल का भाव गिर सकता है, यूएस यूक्रेन वाला इशू हो सकता है थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, कमोडिटीज ऑलरेडी गिर चुके हैं थोड़ी और गिर जाए, इन्फ्लेशन जो इतना बड़ा लग रहा है हो सकता है कि थोड़ा कम हो, और इंटरेस्ट रेट हमने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिए कि यूएस में तो 1.5% और इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है और इंडिया में 1% इंटरेस्ट रेट और बढ़ने वाली है। कल को ऐसा व्यू आ गया कि नहीं इतना नहीं बढ़ेगा, इससे थोड़ा कम बढ़ेगा, तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लाइट है और बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है। हमारा तो ये मानना है कि यहाँ से घटने में 5-10% है और बढ़ने में आपको काफी ज्यादा है, और उसको देखते हुए वी विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग रादर देन सेलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की। अश्विनी, आपको भी, निकुंज, थैंक यू वेरी मच, जेंटलमैन ऑल थ्री ऑफ यू। तो ये था एक हमारी खास पेशकश। जी हाँ, एक ज़बरदस्त करेक्शन इस समय प्ले आउट हो रहा है इंडियन मार्केट्स में। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आपके पोर्टफोलियोज भी काफ़ी ज़्यादा लहूलुहान हुए होंगे, लेकिन ये समय डरने का नहीं है। ये डर के अपने पोर्टफोलियोज को लिक्विडेट करने का नहीं है, ये समय है सूझबूझ के इन्वेस्ट करने का। आशा करते हैं आपको ये स्पेशल प्रोग्राम पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय। महंगाई की बढ़ती चिंता और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार लगातार 5वें दिन गिरा। बाजार में बिकवाली हावी रही। आज निफ्टी 359 अंकों की गिरावट के साथ 15,808 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में 1150 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। बाजार में और कहां रही गिरावट, बाजार का पूरा एक्शन बता रही है हमारी सहयोगी मानसी दुबे। भारी बिकवाली का दबाव बाजार में नजर आया और काफी ज्यादा गिरावट के साथ दिन में हाहाकार मचता हुआ। तमाम इंडेक्सेस, तमाम पॉकेट्स, तमाम सेक्टर्स में लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स नजर आया। वीकली एक्सपायरी जो है बिल्कुल जिस तरह से हमने अनुमान लगाया था वैसे ही कमजोरी पर क्लोज होती हुई दिखी। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे बाजार में हर सेक्टर, हर पॉकेट में कमजोरी थी। स्टॉक स्पेसिफिक भी देखेंगे, कुछ 1-2 स्टॉक्स या कह सकते हैं निफ्टी के स्पेस में 2-3 स्टॉक्स जो थे उन्हें छोड़कर अगर हीट मैप देखेंगे लाल निशान के साथ ही बाजार बुरी तरह से पिटता हुआ नजर आया। ऐसे में आखिरी कुछ मिनटों में हमने देखा एसीसी, अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखा, जो कि एक सरप्राइजिंग मूव भी नजर आया। इसके अलावा अगर यहाँ पर कुछ हद तक देखें बाजार में, जहाँ पर गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स थे अच्छी तेजी दिखा रहे थे। गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी खबरें भी पिछले दिनों आती हुई दिखी। उसके बाद गैस स्पेस जो है लगातार फोकस में था, लेकिन आज के सत्र में ये स्पेस था जहाँ पर गुजरात गैस में मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग मोमेंटम देखने को मिल रहा था। इंडिया बुल्स हाउसिंग, CESC, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स में कुछ हद तक तेजी दिख रही थी। लेकिन ये भी याद रखिए कि हमने आपको ये भी बताया कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो सेलिंग इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले 1 महीनों का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो गिरावट जो है वो ज्यादा गहराती हुई नजर आई है, तो इस पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा निफ्टी में अगर गिरावट देखें, सबसे ज्यादा ड्रैगर्स ही नजर आए। उसमें अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स शामिल थे, जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव, कमजोरी ज्यादा हावी होती हुई दिखी। मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम बैंकिंग स्पेस, बैंक ऑफ इंडिया, RBL बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स
स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ट्रेड्स नजर आए और सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को देखेंगे हर तरफ बिकवाली ही बिकवाली थी, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट जो है एफएमसीजी स्पेस में हावी होती हुई दिखी। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल स्पेस, मेटल्स और फार्मा में लाल निशान के साथ ही गिरावट देखने को मिली। वीकली एक्सपायरी जब कटती हुई दिखी बिकवाली काफी ज्यादा, निफ्टी 15,800 के लेवल्स पर क्लियरली 16,000 के नीचे जो फिसला उसके बाद वापस से रिवाइव करने की कोशिश ही नहीं कर पाया। सेंसेक्स 52,930 के लेवल्स पर गिरावट के साथ 1100 अंकों की गिरावट सेंसेक्स में, 345 अंकों की गिरावट निफ्टी में और बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी लाल निशान के साथ भारी बिकवाली का दबाव देखकर ही क्लोजिंग नजर आई। 33,532 के लेवल्स पर करीब 1161 अंकों की गिरावट वहां पर भी थी। तो क्लियरली एक काफी ज्यादा बुरा दिन भारतीय बाजार के लिए, काफी ज्यादा गिरावट हावी होती हुई और वीकली एक्सपायरी बेहद कमजोरी के साथ क्लोज होती हुई दिखी। ग्लोबल मार्केट में जारी उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजार अभी भी सेफ हेवन बना हुआ है, ये कहना है दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा का। इसके साथ ही उन्होंने गिरावट के दौर में निवेशकों को भरोसा रखने की सलाह दी। और क्या कुछ कहा शंकर ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में, चलिए देखते हैं। सारे ग्लोबल मार्केट्स के बीच में इंडिया एक सेफ हेवन ही रहा है पिछले कई महीनों से, एंड ये तो डेटा ही बताता है। सो हमारी जो कैपिटुलेशन की बात है वो अभी तो कम से कम रेलेवेंट नहीं है। हम देख रहे हैं स्क्रीन आज अगली है, कल भी अगली था, बट बाय एंड लार्ज इंडिया उस स्थिति में नहीं है जहां यूएस के एटलीस्ट टेक्नोलॉजी स्पेस है, बिकॉज वहां पर तो मतलब कि बात करने लायक ही नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनियां, फेसबुक जैसी कंपनियां 50% उड़ गई। बाकी अमेजॉन जो 3500-3700 की चीज थी आज मेरे ख्याल कल $2,000 की थी। तो वहां पर जो कार्नेज है, नेटफ्लिक्स अगर आप देख लें 400 वाली चीज आज 175 हो गया। अलीबाबा देख लें अगर 250 वाली चीज आज $80 हो गया। तो मतलब वो लेवल की जो कार्नेज है वहां भी, एंड दैट टू प्रोमिनेंट लार्ज कंपनीज में। इंडिया में ऐसा तो कुछ भी नहीं हमें नजर आया अभी भी। कई हमारे जो मेन लाइन कंपनीज हैं वो टॉप से मेरे ख्याल 20% के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा घटी हैं। तो ये इंडिया में मैं ये मानता हूं अजय कि मेरा ये मानना है कि व्हाइल देयर इज पेन, आई डू बिलीव कि इसी मार्केट में पैसा बनेगा। बाकी दुनिया में मुझे नजर नहीं आता कि आसानी से पैसा बनेगा कहीं और अगले कुछ महीनों के लिए। सिर्फ शंकर शर्मा ही नहीं, वैल्यू कैस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के रवि धर्मशी ने भी कहा है कि बाजार के वैल्यूएशन काफी आकर्षक हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए देखते हैं। Something of that sort will happen over the next 2-3 months, or inflation data starts easing out, and along with that, one can have some kind of a sense that okay, finally the worst of this particular phase 1 of the rise in interest rates is over. And phase 1 of the correction in this bull market is over for India. I think we'll have to wait for the events to unfold, but valuations will definitely come into a very, very attractive zone if markets were to correct another 7, 8, 10%, and 8-10% on the index can mean 20-30% on the stocks easily. एशमोर इन्वेस्टमेंट के अश्विनी अग्रवाल का कहना है कि बाजार के वैल्यूएशन अभी भी एवरेज से ज्यादा हैं। वैल्यूएशन के औसत के नीचे आ जाने पर ही बॉटम बनेगा। मेरे को खाली एक ही डाउट है इस सेल ऑफ में कि इस बार वैल्यूएशन अभी तक घटे नहीं है। आप एग्रीगेट मार्केट के वैल्यूएशन देख लें, आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स के वैल्यूएशन देख लें, तो वैल्यूएशन अभी भी जो है मैं कहूंगा कि पिछले 30 साल के एवरेज से कुछ ऊपर ही है, नीचे नहीं है। एंड ये खाली मेरे दिमाग में डाउट आता है कि बॉटम बना है या नहीं बना है। बिहेवियरली जो आप कह रहे हैं वो सही है कि पैनिक है बाजार में एंड पीपल आर स्केयर्ड। सो टिपिकली ऐसे में लगता है कि भाई बॉटम बनना चाहिए। पर दूसरा एक आप चीज देखें कि रिटेल म्यूचुअल फंड इनफ्लोज आर स्टिल क्वाइट स्ट्रांग, वहां पे भी अभी तक डर बैठा नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि क्या ये बॉटम बन गया या क्या ये बॉटम बन रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उसमें दो चीजें हैं जो मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि अभी तक बॉटम नहीं बना है। म्यूचुअल फंड इनफ्लो स्ट्रांग है और वैल्यूएशन अभी भी पिछले 30 साल के एवरेज से, औसतन से थोड़ा सा ज्यादा है। मारुति सुजुकी के शशांक श्रीवास्तव ने ET Now स्वदेश से खास बातचीत में कहा कि डिमांड काफी मजबूत दिख रही है। उनके मुताबिक अगर सप्लाई चेन में दिक्कत नहीं आती है तो काफी बेहतर ग्रोथ रहेगी।
एक तो अगर आप लास्ट ईयर के आंकड़े देखें तो बिक्री इंडस्ट्री में 30,70,000 के लगभग रही थी और ये करीब 13% ग्रोथ थी उसके पहले वाले साल से। लेकिन अगर आप इसको 5 साल पहले के वॉल्यूम से कंपेयर करें, जब 2016-17 में लगभग इतनी ही गाड़ियों की बिक्री थी, तो 5 साल गुजर गए हैं लेकिन वॉल्यूम्स जो है वहीं का वहीं है। और उसकी बुनियादी वजह 2-3 चीजें हैं। एक तो हमने देखा था कि जो BS4 से BS6 का ट्रांजिशन हुआ उस समय काफी स्पेक्स चेंज हुए, प्राइसेस चेंज हुई, कंज्यूमर के दरमियान जो है थोड़ा सा एक वो कश्मकश भी रही। उसके बाद कोविड का असर रहा और अब हमें लग रहा है कि इंडस्ट्री उस पीरियड से अब बाहर निकल के आ रही है। पूरी मईशत जो है, इकोनॉमी जो है, वो भी थोड़ा इससे निकल के आ रही है कि वी आर एक्सपेक्टिंग गुड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अडानी विल्मर FMCG में अधिग्रहण के नए मौके देख रही है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट में अडानी एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने हमारी संवाददाता मेघना मिसल से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। We are looking at certain acquisitions and investments, particularly if we were to talk about Bihar that we are over here with. We've been invited by the Honorable Industry Minister to look at a food processing plant in Muzaffarpur. So we are happy to look at that, which is what we are planning to do. बिहार इन्वेस्टर्स मीट में ही हमारी सहयोगी मेघना मित्तल ने ITC के चेयरमैन और MD संजीव पुरी से भी खास बातचीत की। संजीव पुरी ने कहा कि अच्छी फसल की उम्मीद से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। Inflation is unprecedented and there are a host of actions that are being taken by the industry and us, right from looking at cost efficiencies to creating newer formats, newer packs, and of course it's with a mix of pricing action. So it is a challenging position, but that's when innovation also is important. So that's another lever that we are pressing, and we do hope that with the passage of time and the inflation will start cooling off. The agriculture crops are in better shape, particularly the realizations this year. Hopefully that should give some uptick to the rural economy in the second half of the year. सुप्रीम कोर्ट ने LIC IPO की प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं देने का फैसला किया है। कुछ पॉलिसी होल्डर्स ने IPO के शेयर अलॉटमेंट पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल निवेश और IPO के मामलों में उसे दखल देने से बचना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने दाखिल याचिकाओं पर केंद्र और LIC को नोटिस जारी करते हुए 8 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट के फैसले के बाद LIC IPO में शेयर अलॉटमेंट और लिस्टिंग तय वक्त पर ही होने का रास्ता साफ हो गया है। टाटा मोटर्स ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। क्या खास रहा इस बार के नतीजों में, बता रही है हमारी सहयोगी सृष्टि। थोड़ा निराशाजनक देखने को मिला है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो आय, EBITDA और मार्जिन का आंकड़ा आया है वो हमारे अनुमान के मुताबिक है, पर बॉटम लाइन में हम उम्मीद कर रहे थे कि कंपनी 415 करोड़ का मुनाफा घोषित करेगी। एक बार फिर कंपनी ने निराश किया है बॉटम लाइन पे, जहां पे उन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा इस बार दर्ज किया है। हालांकि इनका सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखें तो वो इतना ज़्यादा निराशाजनक नहीं है, क्योंकि इनके JLR EBIT मार्जिन करीब 2% का आया है, वहाँ पर तिमाही दर तिमाही सुधार देखने को मिला है। और साथ ही इनके पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में भी मार्जिन सुधरते हुए नजर आए हैं। डिमांड को लेकर कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और इसी के साथ साथ आने वाले समय में FY24 तक पूरी तरीके से कर्ज मुक्त होने का भी कंपनी ने टारगेट रखा है। आगे चल के अपने जो फ्री कैश फ्लोज है वो भी बढ़ाने का इन्होंने सामने लक्ष्य रखा है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग मानी जा सकती है, पर बॉटम लाइन में एक बार फिर कंपनी ने घाटा दर्ज किया है, जहाँ पे 2 अहम कारण हैं। सबसे पहले जो इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, साथ ही करीब 700 करोड़ का कंपनी ने एक्सेप्शनल लॉस जो है वो दर्ज किया है, जिसमें किससे करीब 400 करोड़ से ज़्यादा का इनका रशिया में जो कारोबार था उसको इन्होंने फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है, जिसके एडजस्टमेंट के तौर पे ये इस बार इतना सही प्रदर्शन नहीं कर पाए। और L&T ने भी अपने मार्च तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे, बता रही हमारी सहयोगी अशेषा।
जी हाँ, तो L&T के नंबर इस क्वार्टर मिक्स्ड आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू की बात करें तो वो एक्सपेक्टेशन से नीचे आए हैं और EBITDA मार्जिन्स हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं। रेवेन्यू आया है 52,851 करोड़ पे, जो 10% का ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। EBITDA में हमने 2% का ग्रोथ देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और जैसे कि मैंने कहा हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया है। EBITDA और EBITDA मार्जिन्स 12.3% पे आए हैं वर्सेस 13.2% जो हमने सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में देखा था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने 1% का डिक्लाइन देखा है YOY बेसिस पर। याद रखें कि L&T के लिए अपनी ऑर्डर बुक बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इस क्वार्टर में 31 मार्च के हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक अभी 3.6 लाख करोड़ के आसपास है। इस क्वार्टर में कंपनी ने 73,941 करोड़ के नए ऑर्डर्स जीते हैं और पूरे ग्रुप के लिए 1.92 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक कंपनी ने इस क्वार्टर में जीते हैं। इंटरनेशनल ऑर्डर्स की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्डर्स अब 32,244 करोड़ के आसपास है इस क्वार्टर में, जो 44% ऑफ द टोटल ऑर्डर बुक कॉन्स्टिट्यूट करता है। याद रखें मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ने कहा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस नज़र आ रहे हैं उसके कारण इनपुट कॉस्ट में हमने एक इंक्रीज देखा इस क्वार्टर में और मार्जिन्स पर प्रेशर देखा इस क्वार्टर में, और आगे चलते हुए भी वो प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। सो ऑल इन ऑल L&T के लिए मिक्स सेट ऑफ नंबर्स दिखाई दिए इस क्वार्टर में। ये तो जो वो नतीजे थे जो आज आए हैं। अब कल आयशर मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं। क्या है आयशर मोटर्स के नतीजों से उम्मीद बताने के लिए हमारे साथ हैं सृष्टि। सो आयशर मोटर्स के नतीजों पे जाने से पहले सबसे पहले इनकी वॉल्यूम्स पे नज़र डाल लेते हैं। हालांकि VECV वॉल्यूम्स काफ़ी सपोर्टिव थे, साल दर साल वहाँ पे 11% की हमें बढ़त देखने को मिली, पर रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली। चिप शॉर्टेज की दिक्कतों के चलते कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ थी वो 9.3% साल दर साल गिरती हुई नज़र आई। बट इसके बावजूद भी कंपनी के आप सारे हेडलाइन नंबर्स देखेंगे तो YOY बेसिस पे वो आपको एक जंप दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि रॉयल एनफील्ड की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे कंपनी ने काफ़ी सारे प्राइस हाइक्स लिए हैं। साल दर साल इनके एवरेज सेलिंग प्राइस में 20% की बढ़त देखने को मिली है। कई सारे नए मॉडल लॉन्चेस किए हैं कंपनी ने और इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफ़ी सुधरता हुआ नज़र आया है, जहाँ पे 350cc से ऊपर की जो बाइक्स की बिक्री है वो काफ़ी बड़ी है इनके कुल प्रोडक्ट मिक्स में, और साथ ही उसका मार्केट शेयर भी गेन होता हुआ नज़र आया है। सभी चीज़ों का असर इनके कंपनी के नतीजों पर देखने की हमें उम्मीद है, जहाँ पे मार्जिन भी सुधरते नज़र आ सकते हैं। हमारा अनुमान है कि 20.5% जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रॉयल एनफील्ड के मार्जिन दर्ज किए थे, इस बार वो बढ़कर करीब 24% के आसपास आए। अब इनकी बात करें VECV सेगमेंट की तो वहाँ पे भी इनके मार्जिन में सुधार की हम उम्मीद कर रहे हैं। 6.7% पिछले क्वार्टर में से बढ़कर इस बार 8.1% यहाँ पे रहने का हमारा अनुमान है। तो डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स रॉयल एनफील्ड से उम्मीद लगाई जा रही है, जहाँ पे इनकी कुल आय देखें तो वहाँ पे करीब 10% की हम साल दर साल बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। 3228 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रहना चाहिए। EBITDA में हमारा अनुमान है 17% के उछाल का। इनके मार्जिन्स की बात करें तो साल दर साल वहाँ पे 150 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त के साथ इस बार 23% रहने का अनुमान है, और आखिरी में इस बार मुनाफे के फिगर में भी हम करीब 16.5% के जंप की उम्मीद कर रहे हैं और कंपनी का मुनाफा करीब 613 करोड़ के आसपास रहना चाहिए। तो ऑल आइज ऑन आयशर मोटर्स। आयशर मोटर्स के अलावा IT सेक्टर की कंपनी टेक महिंद्रा और SBI भी कल अपने नतीजे पेश करने वाली है। चलिए अब आपको बारी बारी से दिखाते हैं कि इन दोनों कंपनियों से किस तरह की उम्मीद है नतीजों के मामले में। टेक महिंद्रा की नतीजों की अगर बात करें तो यहाँ पर कंपनी की डॉलर रेवेन्यू और मुनाफे के फ्रंट पर मजबूती दिखने का अनुमान है, लेकिन साथ ही मार्जिन्स में हल्का सा डाउन ट्रेंड देखने की भी उम्मीद है। अब टेक महिंद्रा के नंबर्स को या टेक महिंद्रा के स्टॉक को अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में यहाँ पर काफी ज्यादा करेक्शन आता हुआ दिखा है। 15% तक की बिकवाली हम देख चुके हैं। साथ ही अगर आप देखें L&T और माइंडट्री की कंबाइंड एंटिटी ने टेक महिंद्रा की पोजीशन जो है उसे भी पीछे छोड़ा है, जो 5th नंबर पर थी अब 6th नंबर पर आती हुई दिखी। और साथ ही एक और चीज है जो कि इस बार के नंबर्स में काफी हद तक फोकस देखने को मिलेगा। कंपनी के रेवेन्यूज का कह सकते हैं काफी बड़ा चंक है जो कि 5G टेलीकॉम स्पेस से आता हुआ दिखता है, और इसी के चलते 5G पर कंपनी काफी हद तक फोकस करेगी। आपको बता दें टेक महिंद्रा की डॉलर रेवेन्यू में अनुमान हम ये लगाकर चल रहे कि 4.9% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं मार्जिन्स की अगर बात करें यहाँ पर हल्का सा 50 बेसिस पॉइंट्स का डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। 14.8% से 14.3% के मार्जिन्स आते हुए दिख सकते हैं। मुनाफे के फ्रंट पर करीब 6% की बढ़ोतरी का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। खासतौर से इनकी CC रेवेन्यू ग्रोथ जो है 5 से 5.5% के लेवल्स पर आती हुई दिखेगी, तो इस पर नजर रखनी होगी। ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ की अगर बात करें तो
कम्युनिकेशन और एंटरप्राइज वर्टिकल से यहाँ पर काफ़ी हद तक सहारा मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही कुछ एक्विजिशंस भी हैं जो कि काफ़ी फोकस में है। सीटीसी एक्विजिशन के चलते 200 to 250 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ से भी कुछ हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि देखने को मिलेगा। सप्लाई साइड प्रेशर एक कांस्टेंट कंसर्न है और इसका इम्पैक्ट है जो कि मार्जिन्स पर पड़ता दिखेगा, और इसी के चलते एक हिट है जो कि मार्जिन्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डील विंस की अगर बात करें 500 to 700 मिलियन डॉलर के लेवल्स में, विद इन दिस लेवल डील विंस जो हैं वो क्वार्टरली लेवल्स पर देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली डील विंस है, कंपनी की डॉलर रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखेगी, साथ ही प्रॉफिट्स में भी बढ़ोतरी है, लेकिन मार्जिन्स पर हिट जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि सप्लाई साइड प्रेशर जो है वो अब भी बरकरार है। और अब बारी है एसबीआई, जो कि देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक है, उसके नतीजों को लेकर क्या है अनुमान बताने के लिए हमारे साथ हैं हर्ष। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q4 का जो NII है वो अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास आएगा। अच्छा एक 17.5% अपटेक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 3.5+% क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट नंबर की बात करें तो वो एक अच्छा 8% बाउंस दिखाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सिक्वेंशियल बाउंस 8%, अराउंड वो 20,000 करोड़ के आसपास आएगा। और जो प्रोविजंस नंबर है वो उसमें भी थोड़ी बढ़ान आएगी, अराउंड 8,000 करोड़ वो प्रोविजंस नंबर आएगा। 14.5+% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपटिक वो प्रोविजंस नंबर में। पैट नंबर एक अच्छा 18.5% ग्रोथ दिखाएगा सिक्वेंशली। 10,000 करोड़ का लार्जली पैट की उम्मीद है एसबीआई से। 50+% ईयर ऑन ईयर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पैट में। जब हम बैलेंस शीट साइड को देखें तो ग्रॉस एडवांसेस अच्छा 9.5% और ग्रो होंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अराउंड 26.5 लाख करोड़ से थोड़ा ज़्यादा। जब हम डिपॉजिट साइड पे भी देखें 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, अराउंड 39.5 लाख करोड़ के जस्ट नीचे आएगा। और जो कासा रेशियो है अराउंड 47% पे आने की अपेक्षा है। जब हम निम्स को देखें तो लार्जली स्टेबल, ग्रॉस और नेट एनपीएस लोअर ट्रेंड करेंगे, अराउंड 0.2% लोअर वो ग्रॉस एनपीए का नंबर 4.3% पे आएगा, और जो नेट एनपीए का नंबर है अराउंड 0.15% लोअर आएगा, अराउंड 1.2% के आसपास वो नेट एनपीए का नंबर। तो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ वो साइड पे भी, एसेट क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव होती हुई। जब हम निम्स को देखते हैं लार्जली स्टेबल, हमने बात किया था। क्रेडिट ग्रोथ रिटेल और कॉरपोरेट साइड पे उसके आसपास जो मैनेजमेंट कमेंट्री है उस पर एक नज़र रहेगी इन्वेस्टर्स की, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और फी बेस्ड इनकम है उस पर भी इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी। दूसरी एक चीज़, एक क्रेडिट कॉस्ट और स्लिपेजेस का आउटलुक भी इन्वेस्टर्स मॉनिटर करेंगे। टाटा सन्स ने कैम्बेल विल्सन को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है। एयर इंडिया के बोर्ड ने विल्सन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद कैम्बेल विल्सन अपना पद संभाल लेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित के पास। समीर बताएं। जी बिल्कुल, एयर इंडिया को लेकर के बड़ा डेवलपमेंट। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के नए सीएमडी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम तय कर लिया है। कैम्बेल विल्सन एयर इंडिया के नए सीएमडी होंगे। कैम्बेल विल्सन फिलहाल स्कूट एयरलाइन, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस की लो कॉस्ट सब्सिडरी है, उसमें बतौर सीईओ भूमिका निभा रहे हैं, और उनको एयर इंडिया का नए सीएमडी के रूप में यहाँ पर चुनाव किया गया है। टाटा सन्स ने इस नाम का ऐलान कर दिया है। एयर इंडिया बोर्ड ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है, और अन्य जो प्रक्रिया है या जो मंजूरी है उसको मिलने के बाद माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो इस नई भूमिका में कमान संभालते हुए एयर इंडिया के जो नए प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब एयर इंडिया के नए सीएमडी के लिए टाटा सन्स ने किसी नाम का ऐलान किया हो। इसके पहले फरवरी में भी 14 फरवरी को टाटा सन्स ने इल्खेर आईसी का नाम ऐलान किया था, जो कि टर्किश एयरलाइंस के प्रमुख रहे हैं। लेकिन तब भारत में उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के, इल्खेर आईसी के नाम को लेकर के कई विरोध हुए। जबरदस्त विरोध के चलते इल्खेर आईसी ने एयर इंडिया के सीएमडी पद को अपनाने से मना कर दिया, ये पद ठुकरा दिया। और उसके बाद अब तकरीबन 3 महीने बाद टाटा सन्स ने कैम्बेल विल्सन को एयर इंडिया के सीएमडी के तौर पे चुना है। कैम्बेल विल्सन की बात करें तो उनका एविएशन सेक्टर में तकरीबन 26 साल से ज्यादा का अनुभव है। अलग अलग एयरलाइंस में अलग अलग अहम पद पर वो अपनी भूमिका निभा चुके हैं। सिर्फ स्कूट एयरलाइंस की ही अगर बात करें, जहां पर अभी वो सीईओ हैं, तो 2011 में जब इस एयरलाइन का गठन हुआ तब भी वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स में थे। स्कूट एयरलाइंस में बतौर सीईओ वो शामिल रहे 2016 तक। 2011 से 2016 तक उन्होंने सीईओ के रूप में ये पारी संभाली। फिर उन्होंने वापसी करी
2020 में, और अब उनके चाहे फुल सर्विस कैरियर हो या लो कॉस्ट कैरियर हो, अलग अलग सेगमेंट में उनका जो अनुभव है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल टर्न अराउंड, ऐसे कई बातों को लेकर के उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उसको देखते हुए टाटा सन्स ने कैम्पबेल विल्सन को एयर इंडिया के नए सीएमडी के तौर पे यहाँ पर चुनाव किया है और माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो इस नई सीट पर नई कमान संभालते हुए एयर इंडिया को नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। रिटेल कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है। रिटेल कंज्यूमर्स को खाने के तेल की कीमतें गिरने से कुछ राहत मिल सकती है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में खाने के तेल की कीमतों में 3 से 5% की गिरावट देखने को मिली है। सनफ्लावर, सोयाबीन और पामोलिन तेल की कीमतों में गिरावट दिखाई दी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता कृतिका अरोड़ा। रिटेल कस्टमर्स आगे आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ देख सकते हैं एडिबल ऑयल प्राइसेस में, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, पामोलिन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि ट्रेडर्स कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में 10 दिनों में उन्होंने देखा है प्राइसेस अराउंड 3 to 5% थोड़े कम हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक होलसेल मार्केट में। और वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि पिछले 2 महीनों में, जब से रशिया यूक्रेन वॉर का स्टार्ट हुआ था, तब से काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस शॉर्ट अप हो गए थे, अराउंड $400 to $600 पर टन। लेकिन इस प्राइस पर काफ़ी सारे बायर्स ऐसे हैं जो कॉशियस हैं कि वो नहीं खरीदना चाहते इतना ज़्यादा हाई प्राइस पर ऑयल, जिसकी वजह से थोड़ी गिरावट आई है प्राइसेस में। हालांकि सीईओ ऑफ रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ मिस्टर संजीव अस्थाना ये कहते हैं कि अभी मार्केट्स थोड़ी सी लोअर हैं, लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव इवेंट अगर होता है आगे आने वाले दिनों में तो मार्केट्स एकदम से ऊपर भी जा सकती हैं। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए स्ट्रेस पावर प्लांट्स को लोन देकर रिवाइवल की तैयारी चल रही है। बिजली मंत्रालय ने पीएफसी और आरईसी की छोटी अवधि के लिए ऐसे प्लांट्स को वर्किंग कैपिटल देने के लिए लोन देने को कहा है। इस खबर की और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं कि क्या है आपके पास ताज़ा जानकारी। देखिए, लगातार बढ़ते पावर डिमांड के बीच ऊर्जा मंत्रालय ने एक और अहम फैसला लिया है। दरअसल आरईसी, पीएफसी जैसी जो सरकारी कंपनियां हैं, उन्हें इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो वैसे पावर प्लांट्स जो कि स्ट्रेस एसेट कैटेगरी में है, यानी कि जो कई वजहों से भारी आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं या फिर एनसीएलटी के दायरे में चले गए हैं, उन्हें तुरंत आर्थिक मदद दी जाए। निर्देश के हिसाब से आरईसी, पीएफसी इन पावर प्लांट्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन मुहैया कराएंगी, मतलब इन्हें 6 महीने के लिए लोन दी जाएगी। इस पैसे का इस्तेमाल जो है ये पावर प्लांट्स एज ए वर्किंग कैपिटल करेंगे, इसके जरिए कोल खरीदेंगे और फिर जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है देश में वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे समय में जब पावर डिमांड देश में बढ़ रही है, एडिशनल कैपेसिटी बढ़ने से जो बिजली की सप्लाई है वो बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि ये जो निर्देश है ये सिर्फ उन पावर प्लांट्स के लिए है जो कि इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले ही ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल करते हुए देश भर में जितने भी इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं उनके लिए निर्देश जारी किया था कि उन्हें अपनी फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करना पड़ेगा, उन्हें मस्ट रन स्टेटस के दायरे में डाल दिया गया था। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि कई ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट है, लेकिन वो एनसीएलटी के दायरे में है या भारी आर्थिक दबाव में है। अब उनकी मदद कैसे की जाए, तो उसके लिए ये फैसला किया गया है कि आरईसी, पीएफसी उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए लोन मुहैया कराएंगी। देश भर में करीब 17,600 मेगावाट कैपेसिटी के इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, जिसमें 10,000 मेगावाट कैपेसिटी के पावर प्लांट्स ऑपरेशनल हैं, लेकिन करीब 7,600 मेगावाट कैपेसिटी के जो पावर प्लांट्स हैं वो ऑपरेशनल नहीं है। तो इस फैसले से उन पावर प्लांट्स को ऑपरेशनल बनाने में मदद मिल सकती है। ताजमहल केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने हिदायत दी कि याचिका के अधिकार का गलत इस्तेमाल ना करें, पहले रिसर्च करें, उसके बाद कोर्ट के पास आएं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई थी कि ताजमहल में बंद 22 कमरों को खुलवाया जाए और एएसआई से इसकी जाँच कराई जाए। याचिका में ये भी दावा किया गया था कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जानकारी के लिए मुताबिक अयोध्या में बीजेपी के मीडिया प्रभारी की ओर से ताजमहल को लेकर ये याचिका दायर की गई थी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ 2 और वकीलों को भी सर्वे कमेटी में शामिल किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 17 मई से पहले ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। कमेटी को 17 मई से पहले कोर्ट को सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की थी।
राजीव कुमार देश के अगले नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। 15 मई को कार्यभार संभालेंगे। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजीव कुमार मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 14 मई को खत्म हो रहा है। 1984 बैच के IAS अधिकारी राजीव कुमार ने सितंबर 2020 में निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल संभाला था। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में राजीव कुमार 18 फरवरी 2025 तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों ने शेयर बाजार को अपनी काफी समझ अच्छी कर ली है। कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। ET Now स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने और ये साबित करने का मौका देने के जा रहा है वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज कड़ी पकड़ते हैं और आप कितने सटीक निवेशक हैं। BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ET Now स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए आप 56161 पर SKS SMS करें या www.sensexkasuperstar.com पर लॉग इन करें और एक्साइटिंग पुरस्कार जीत सकते हैं। BSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ET Now स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका सेंसेक्स का सुपरस्टार बनने का। चलता रहा है सिर्फ ET Now स्वदेश पर। ET अवार्ड्स में JSW स्टील के ज्वाइंट MD शेषगिरी राव ने हमसे बातचीत में कहा कि स्टील सेगमेंट पर तेजी का नजरिया बरकरार है। उनके मुताबिक अगले 2 साल स्टील के लिए काफी बेहतर साबित होंगे। Everybody thought earlier that the steel prices will never go beyond $1,000, whereas now there is a distortion as far as prices are concerned. So in the USA still it is above $1,500. Even in Europe it is above $1,000. So we are seeing a similar price trend even in Asia. So the prices have gone up majorly driven by 2 factors. One is supply, another is demand. So demand has gone up after the COVID. Because of a lot of spending by various governments. At the same time, supply had not caught up. So that is the reason why we have seen very big increase